This is an ABP Life podcast. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पिछले 15 सालों से 12th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी किताबों में महात्मा गांधी और आरएसएस से जुड़े जो फैक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं उसे अब इस किताब से हटा दिया गया है। दरअसल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 12th क्लास के हिस्ट्री के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। NCERT की नई किताबों से इतिहास का वो हिस्सा भी हटा दिया गया है जिसमें बताया गया था कि नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उन्हें पुणे का एक ब्राह्मण कहा गया था और उनकी पहचान एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार के संपादक के रूप में की गई थी, जो सोचते थे कि गांधी मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगभग 2 सालों तक देश के सभी बंद रहे स्कूल एक बार फिर खुलने लगे हैं और इस साल NCERT की नई किताब में बच्चों के सिलेबस से कुछ चैप्टर को भी हटा दिया था ताकि उन पर ज्यादा दबाव न बन पाए, ऐसा कहना है NCERT का। किताब के उन फैक्ट्स पर भी कैंची चला दी गई है जिसमें बताया गया था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान ही आरएसएस जैसे संगठनों को कुछ वक्त के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। NCERT ने 12th क्लास के सिलेबस में कुछ और बड़े बदलाव किए हैं। मुगल साम्राज्य से जुड़े कुछ चैप्टर्स किताबों में नहीं होंगे और इसीलिए आज हम FYI में बात करेंगे इसी के बारे में। हाय, मैं मानसी हूँ आपके साथ ABP लाइव पॉडकास्ट पर, जहां आज बात होगी जिन टॉपिक्स को हटाया गया है उनसे इतिहास को जानने वालों को कितना फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा इसका इतिहास पढ़ने वालों पर। जिन टॉपिक्स को हटाया गया है वो आखिर इतिहास को जानने के लिए कितना जरूरी थे, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में जुड़ चुके हैं रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इरफान हबीब। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट। सर, सबसे पहला सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही कि जिन टॉपिक्स को हटाया गया है NCERT 12th टेक्स्ट बुक से, उनसे इतिहास को जानने वालों को कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कुछ में तो बहुत फर्क पड़ सकता है। जैसे अगर आप अकबर को इतिहास से निकाल लें, जैसे इसमें मुगल हिस्ट्री को निकाला है, तो वो एक हिंदुस्तान का वो एक पीरियड था जिसमें जी न सिर्फ रिलीजियस टॉलरेंस बहुत थी, इंटर कम्युनल कंसिलिएशन का पूरा प्रोजेक्ट था, बल्कि रीजन का भी रैशनलिस्ट प्रोजेक्ट भी था। तो अभी तक जब भी हिंदुस्तान की नेशनल हिस्ट्री को सोचा जाता था इन टर्म्स में, रूलर्स के टर्म्स में, तो अशोक और अकबर का नाम लिया जाता था। जी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जितने नेशनलिस्ट लीडर थे, करजन ही के कहना है कि जब करजन से उन्होंने बात की तो उनका हमारे 2 बड़े रूलर्स रहे, अशोक और अकबर। जी अब इन्होंने अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, उसकी टॉलरेंस, उसका रैशनलिज्म, उसकी टेक्नोलॉजिकल स्पिरिट, साइंटिफिक स्पिरिट, ह्यूमन कल्चर, वो सब निकाल दिया हमारी हिस्ट्री। डज इंडिया गेन बाय इट? हिंदुस्तान का इसमें फायदा होता है या नुकसान होता है? जी हिंदुस्तान की वो भी पढ़ेगा तो कम इज्जत होगी या ज्यादा होगी? कितना बड़ा अचीवमेंट है 16वीं शताब्दी का। दुनिया में यूरोपियंस आके कहते थे कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क नहीं है जहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं। अकबर के जमाने में नहीं बल्कि औरंगजेब के जमाने में भी ये कहते थे। जी रिलेटिवली जो जिसकी पॉलिसी बहुत तंग नजर की थी, उसकी भी और मुल्कों के बारे में, तो जहाँ सिर्फ एक धर्म के लोगों का था, यहाँ ये था कि सब धर्म के लोग रहते थे, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। तो उस जमाने में जब ये कहा गया था अगर आप अपने इतिहास का इतना अच्छा चैप्टर हटा दें, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? जी तो हिस्ट्री की बुक्स के साथ बदलाव जो है वो तो समय समय पर होता रहता है। इतिहास की किताबों में बदलाव को आप कैसे देखते हैं और इसका जो असर होता है पढ़ने वालों पर, खासकर की भावी जनरेशन की जो बात करें, जो 12th क्लास की जो जनरेशन है, जो हिस्ट्री को पहली बार सही तरीके से पढ़ रही होती है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? उनका माइंडसेट जो सेट होगा। इतिहास वो के लिए वैसे ही है जैसे मेमोरी, याददाश्त आपकी एक इंसान के लिए होती है। अगर वो इंसान ये समझे कि हम तो हमेशा से ही बहुत बड़े थे और ये था और वो था, और जो बात नहीं हुई है वो भी वो क्लेम करें, तो उनकी क्या पर्सनैलिटी आपके सामने होगी। और जो कुछ उन्होंने अच्छी चीजें सीखी है वो भी भुला दें, तो वो किस किस्म का आदमी होगा?
तो हिस्ट्री नेशनल मेमोरी है। अगर एक देश की सही मेमोरी है, उसे वो बातें सही याद हैं जो हुई थी वाकई वही याद हैं, तो वो उनसे सीख भी सकते हैं, जैसे मामूली आदमी अपनी मेमोरी से सीखता है जी। और अगर वो अपने आपके गलत बातें बनाए, बिल्कुल झूठी बातें कि भारत डेमोक्रेसी के मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल झूठ, सबको मालूम है कि इसकी कोई वो नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं, आपकी पर्सनल आपके देश को भी धोखा मिलता है। तो आपने देख लिया कि नाजीज ने क्या हशर किया जर्मनी का, वो भी ऐसी ही तारीख हिस्ट्री बनाते थे। तो ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, ऐसा करना नहीं चाहिए जी। जिन टॉपिक्स को हटाया गया है, चाहे वो महात्मा गांधी से जुड़े हों, चाहे नाथूराम गोडसे से जुड़ा, या चाहे आरएसएस बैन का जिक्र ही क्यों ना हो, चाहे मुगल्स ही क्यों ना हो, क्या उनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि ये कितने जरूरी थे? देखिए, एक तो आरएसएस की तरफ से निकालना, तो ये भी भारत के एक इतिहास का अंग है, पार्ट है। आरएसएस बहुत कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, गोलवाल की किताब पढ़ लीजिए, उसमें यह है कि मुसलमानों को सिटीजनशिप राइट्स नहीं होना चाहिए, तो उस पर पर्दा आप कैसे डाल सकते हैं? गांधी जी को मारा, सावरकर के खिलाफ काफी एविडेंस थी, कोर्ट ने ये समझा कि एक पहली कोर्ट ने कि वो पूरी तरह से उसे माना नहीं जाता, उससे जो नहीं स्टैब्लिश होता, चलिए वो हो गया। लेकिन ये कि महासभा में मिठाई बांटी, ये तो सबको मालूम है। मैं भी इस वक्त था, 16 साल का था, मुझे मालूम है मिठाई बांटी इन्होंने, सबके वो क्राउड जमा हुए, उनको जब ये मालूम हुआ इनकी तो बुरी हालत हो गई थी। तो ये कैसे देश की इतिहास से आप निकाल सकते? उसमें टेक्स्ट बुक में तो नहीं था, लेकिन वाकया तो यही था कि इन्होंने खुशी मनाई थी, आरएसएस और महासभा वालों, क्राउड जमा होने लगे इनको इन पर करने के लिए। फिर कांग्रेस के लीडर्स ने अपील की कि इन पे हमला ना हो। ये सब तो हमारे इतिहास का हिस्सा है। अब उसका अगर थोड़ा सा भी जिक्र हो जाए, आप उसे निकाल दें, तो वो इतिहास से थोड़ा ही खारिज हो जाएगा। मुगल्स का मैं कह ही चुका हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया में उस वक्त देखें, किसी भी देश में चले जाएं, तो जितनी रिलीजियस टॉलरेंस मुगल पीरियड में थी, आपको सिवाय चीन के कहीं नहीं मिले। कल्चर का है। अब आप ये कह दें कि उर्दू जो फारसी में हिंदुस्तानियों ने लिखा वो हमारे इतिहास का नहीं है, तो फिर अंग्रेजी में जब लिखा है तो वो भी हमारे इतिहास का बात नहीं होगा। तो हमारे फारसी लिटरेचर को अगर आप मुगल रत की निकाल दें, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों राइटर्स हैं, लेकिन अकबर का देखिए, अबुल फजल के जमाने में जो स्टैटिस्टिकल वर्क है आइन अकबरी, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ जी। आप अपने इतिहास से खारिज कर दें, अबुल फजल का कहीं जिक्र न करें, आइन अकबरी का जिक्र न करें, इसमें स्टैटिस्टिक्स है पूरी, पूरी इकोनॉमी को आज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है उनकी बेसिस पर, उनके स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पर। एक आखिरी सवाल जो आपसे लेना चाहूंगी वो यही कि क्या फॉरेन कंट्रीज में ऐसा देखा जाता है हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़? कहीं होता है, कहीं नहीं होता जी। जो अच्छे मुल्क हैं, पढ़े लिखे मुल्क हैं, उनमें नहीं होता। क्या आप किसी का जिक्र करना चाहेंगे जहाँ चेंजेस होते हों? इंग्लैंड में देख लीजिए, हर किस्म की हिस्ट्री होती है, उनकी कॉलोनियलिज्म को भी वहाँ बुरा भला कहा जाता है। बहुत से उनके हिस्टोरियंस हैं। यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वहाँ प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स है ही नहीं, हमारे यहाँ हैं। एक तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम अलग है, उनका अलग है, उनके यहाँ नहीं है प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। लेकिन इंग्लैंड की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि जो जिस किस्म के हमारे यहाँ क्लेम्स हो रहे हैं बिल्कुल गलत, या कोई ये नहीं कहता कि नॉर्मन डायनेस्टी थी वो क्योंकि फ्रेंच थी इसलिए उसको हिस्ट्री से निकाल दिया जाए, इतिहास से निकाल दिया जाए, कोई नहीं। ट्यूडर्स वेल्श थे, तब भी कोई नहीं कहता कि भाई अंग्रेजों पे क्यों हुकूमत की, फॉरेनर्स थे। मुझे तो ख्याल नहीं आता कि ट्यूडर्स फॉरेनर्स थे और स्टुअर्ट स्कॉट्स थे और नॉर्मन्स फ्रेंच थे, यहाँ सब फॉरेन डायनेस्टीज थी जी। तो जिसे इतिहास करना होती है वो ये थोड़ा ही कहता है कि नॉर्मन डायनेस्टी को नहीं पढ़ेंगे, वो तो फ्रेंच थे, या ट्यूडर्स को नहीं, वो तो वेल्श थे, वो अंग्रेजों पे कैसे हाकिम हो गए। जैसे ये लोग कर रहे हैं कि मुगल बाहर के थे, भाई मुगल क्या बाहर के थे, न कहीं रुपया भेजा न दौलत भेजी, यही हुकूमत की।
जितनी दौलत थी वो यहीं रही, तो वो फॉरेनर कैसे हो गए? थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.